स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मैं कहूँगी अनूठी और दिलचस्प अवधारणा पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। ये है म्यूजिक राइडर लर्नोग्राफी। जी हाँ। ये शिवा नारायण के लेख और उनके लर्नोग्राफी मॉडल पर आधारित है और ये संगीत सीखने को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने का मौका देता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बताती है कि कैसे संगीतकार सिर्फ वाद्य यंत्र बजाते नहीं है, बल्कि सचमुच में संगीत की सवारी करते हैं। जैसे जैसे कोई घुड़सवार घोड़े की या कोई सर्फर लहरों की सवारी करता है। हाँ, ये एनालॉग यानी समानता बहुत दिलचस्प है ना? तो आज की हमारी इस गहन बातचीत का मकसद यही समझना है कि संगीतकार सीखते कैसे हैं, अपने वाद्य यंत्रों पर महारत वो मास्टरी कैसे हासिल करते हैं। हम उन्हें सिर्फ वादक नहीं बल्कि ऐसे राइडर्स के रूप में देखेंगे जो एक प्रतिक्रियाशील प्रणाली, एक रिएक्टिव सिस्टम यानी उनके वाद्य यंत्र के साथ लगातार इंटरैक्ट करते हैं। सही कहा। और साथ ही हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल लर्नोग्राफी के मुख्य विचारों को भी थोड़ी बारीकी से समझेंगे। ये सीखने की प्रक्रिया के दो बहुत अहम पड़ाव हैं। बिल्कुल, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। कभी इस तरह से सोचा है कि सितार या तबला या पियानो, कोई भी वाद्य यंत्र सिर्फ लकड़ी या धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक प्रतिक्रियाशील इकाई है, एक रिएक्टिव एंटिटी, एक ऐसी चीज जो आपके हर एक्शन पर रिएक्ट करती है। हाँ, पहली बार सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। हाँ, लगता तो है, लेकिन जैसा हमने कहा इसकी जड़ें घुड़सवारी या सर्फिंग जैसे सिद्धांतों से काफी मिलती जुलती हैं। बिल्कुल, जहाँ वो राइडर और उसकी सवारी के बीच एक गहरा, एक गतिशील तालमेल बनता है। सही। चलिए इस दिलचस्प विषय की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये म्यूजिक राइडर लर्नोग्राफी, इसका मूल विचार असल में है क्या, ये कहता क्या है? देखिए, इसका जो कोर आइडिया है वो बहुत सहज है, लेकिन गहरा भी है। जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये मॉडल संगीतकारों को ऐसे राइडर्स के रूप में देखता है जो अपने वाद्ययंत्रों के साथ क्रिया और प्रतिक्रिया के एक निरंतर गतिशील लूप में बातचीत करते हैं। अच्छा। बिल्कुल। इसे ऐसे समझे जैसे एक घुड़सवार है, वो सिर्फ घोड़े पर बैठकर उसे आदेश नहीं देता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो घोड़े की हर हरकत को महसूस करता है, उसके साथ बैलेंस बनाता है और उसी संतुलन और समझ के जरिए सीखता है ना? ठीक है। हाँ। ठीक उसी तरह एक संगीतकार लय, अपने शरीर पर नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण अपने वाद्यंत्र से मिलने वाली संवेदी प्रतिक्रिया, सेंसरी फीडबैक, मतलब जो आवाज आ रही है, जो महसूस हो रहा है। बिल्कुल, ध्वनि कैसी आ रही है, स्पर्श कैसा महसूस हो रहा है, इसके जरिए सीखता है। और ये पूरा मॉडल जो है ये मोटर विज्ञान, मोटर साइंस यानी हमारा शरीर हरकतें कैसे सीखता है, अच्छा, और ब्रेन पेज सिद्धांत, ब्रेन पेज थ्योरी पर आधारित है। आपने ब्रेन पेज सिद्धांत का जिक्र किया। ये क्या है संक्षेप में, क्योंकि ये शब्द शायद कई लोगों के लिए नया हो। हाँ, बिल्कुल। ब्रेन पेज सिद्धांत मूल रूप से ये समझाने की कोशिश करता है कि हमारा मस्तिष्क व्यवहारिक कौशल, प्रैक्टिकल स्किल्स कैसे सीखता है। जैसे वाद्य यंत्र बजाना, साइकिल चलाना या कोई खेल खेलना। ये सिद्धांत बताता है कि मस्तिष्क ज्ञान को कैसे स्ट्रक्चर करता है, कैसे उसे प्रदर्शन में बदलता है। ये मानता है कि ज्ञान सिर्फ दिमागी जानकारी नहीं है, वो हमारे शरीर, हमारी इंद्रियों, हमारे कामों में रचा बसा होता है, एम्बॉडीड होता है। अच्छा, एम्बॉडीड नॉलेज। हाँ, और म्यूजिक राइडर लर्नोग्राफी इसी सिद्धांत का एक कह सकते हैं एप्लीकेशन है संगीत के संदर्भ में। ये बताता है कि संगीत सीखना सिर्फ नोट्स याद करना नहीं है, ये शरीर और वाद्य यंत्र के बीच एक संवाद, एक डायलॉग स्थापित करना है। ये वाकई दिलचस्प है। तो ये राइडर वाला नजरिया महत्वपूर्ण क्यों है? ये सीखने की प्रक्रिया को कैसे बदलता है? यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि ये दृष्टिकोण सीखने के एक बुनियादी नियम से जुड़ता है। स्रोत उसे प्रतिक्रिया का नियम या लॉ ऑफ रिएक्टेंस कहता है। लॉ ऑफ रिएक्टेंस। हाँ, सोचिए, वाद्य यंत्र अपने आप तो बजता नहीं। ये केवल तभी ध्वनि उत्पन्न करता है जब संगीतकार उसे एक विशिष्ट मोटर कमांड देता है। मतलब जब उंगलियां सही जगह पर सही दबाव के साथ तार छेड़ती हैं या ड्रमस्टिक सही गति और कोण से पड़ती है। और फिर क्या होता है? संगीतकार उस उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनता है, वो ऑडिटरी फीडबैक लेता है, उसे महसूस करता है और उसी के आधार पर लगभग तुरंत रियल टाइम में अपने अगले कमांड को समायोजित करता है। अच्छा, मतलब फौरन बदलाव करता है। जैसे, अरे ये सुर थोड़ा ऊंचा लग गया, अगली बार उंगली थोड़ी पीछे रखनी है, या ये ताल थोड़ी धीमी रह गई, हाथ थोड़ा तेज चलाना है। यही क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र, रिएक्टेंस रिस्पॉन्स साइकिल, यही म्यूजिक राइडर लर्नोग्राफी का दिल है, उसका कोर है। समझ गए। और ये अनुभव और निरंतर अनुकूलन, मतलब एडेप्टेशन के माध्यम से गहरे और सहज ज्ञान युक्त सीखने को संभव बनाता है।
इंट्यूटिव लर्निंग। तो ये रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये पैसिव लिसनिंग भी नहीं है। ये एक सचेत, शारीरिक और पूरी तरह से संलग्न भागीदारी है, वाद्ययंत्र के साथ एक संवाद। तो ये एक तरह का डांस हुआ संगीतकार और इसके वाद्ययंत्र के बीच। बिल्कुल सही कहा आपने, एक डांस। अब श्रोत सामग्री सीखने के दो प्रमुख चरणों की बात करती है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल लर्नोग्राफी। ये क्या है और एक संगीतकार इनसे कैसे गुजरता है? हाँ, ये दो चरण इस राइडिंग प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताते हैं कि कैसे एक नौसिखिया धीरे धीरे महारत की ओर बढ़ता है। पहला आता है डिफरेंशियल लर्नोग्राफी। डिफरेंशियल मतलब हिस्सों में? हाँ बिल्कुल, ये शुरुआती सचेत चरण है, कॉन्शियस स्टेज। यहाँ राइडर यानी सीखने वाला कौशल को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ता है, डिफरेंशिएट करता है। जैसे गिटार सीख रहे हैं तो पहले एक एक तार को सही ढंग से दबाना, फिर अलग अलग कॉर्ड्स की उंगलियों की पोजीशन, फिर स्ट्रमिंग का पैटर्न, फिर ध्वनि के अलग अलग तत्व, जोर से धीरे से। अच्छा। समय के छोटे अंश मतलब लय। स्रोत के अनुसार मस्तिष्क इन्हें प्रक्रियात्मक नेटवर्क, प्रोसीजरल नेटवर्क यानी स्किल सीखने वाले नेटवर्क के अंदर अलग अलग ब्लॉक के रूप में बनाता है। छोटे छोटे ब्लॉक्स। हाँ, हर ब्लॉक एक छोटा विशिष्ट कौशल है। ये चरण धीमा होता है, इसमें बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, विश्लेषण करना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं, आवाज कैसी आ रही है। मुश्किल भी होता होगा। हाँ, अक्सर ये मुश्किल और थकाने वाला भी लगता है। यहीं पर कौशल की नींव रखी जाती है, उसके पुर्जे तैयार होते हैं। तो ये वो चरण है जहां हर चीज बहुत सोच समझ कर करनी पड़ती है, कुछ भी अपने आप नहीं होता, एकदम कॉन्शियस एफर्ट लगता है। बिल्कुल। फिर जब ये अलग अलग ब्लॉक, ये पुर्जे बन जाते हैं और थोड़े मजबूत हो जाते हैं, तब मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से इंटीग्रल लर्नोग्राफी की ओर बढ़ता है। इंटीग्रल मतलब जुड़ना, इंटीग्रेशन। हाँ बिल्कुल, यहाँ इंटीग्रेशन यानी एकीकरण शुरू होता है। तंत्रिका तंत्र इन अलग अलग सीखे हुए ब्लॉकों को आपस में मिलाना शुरू कर देता है, वीव करता है। शरीर और वाद्ययंत्र के बीच का फासला कम होने लगता है, वे एक इकाई की तरह काम करने लगते हैं। अच्छा। समय, उंगलियों का चलना, लय, ध्वनि का उतार चढ़ाव, ये सब अब अलग अलग नहीं लगते, बल्कि एक सहज निरंतर प्रवाह में मिश्रित होने लगते हैं। एक फ्लो बन जाता है। इस क्षण में, जैसा स्रोत कहता है, वाद्ययंत्र अब कोई बाहरी चीज नहीं रहता, ये संगीतकार के शरीर का ही एक विस्तार, एक एक्सटेंशन बन जाता है। वाह, जैसे हाथ का हिस्सा हो। हाँ, हाथ खुद ब खुद सोचने लगते हैं। शरीर दिमागी तौर पर सोचने से पहले ही अगली हरकत का अंदाजा लगा लेता है, और संगीत एक सतत अटूट धारा की तरह बहने लगता है। ये वही फ्लो स्टेट है जिसकी बात अक्सर होती है। बिल्कुल, वही फ्लो स्टेट। और इसी इंटीग्रल अवस्था से महारत या ऑटोमेटिसिटी आती है ना? हाँ, ऑटोमेटिसिटी यानी सहजता या स्वचालन, वो महारत का अंतिम पड़ाव है। इस अवस्था में राइडर को नियमों या हिस्सों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रदर्शन गहरी मोटर मेमोरी से, बिना सचेत प्रयास के सहज रूप से उभरता है, जैसे हमें साइकिल चलाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। हाँ, बस हो जाता है। वो बस हो जाता है। डिफरेंशियल स्टेज में सीखे गए वो सारे अलग अलग हिस्से अब जैसे गायब हो चुके होते हैं, केवल एकीकृत प्रवाहमय प्रदर्शन ही मौजूद रहता है। यही संगीत राइडिंग की असली इंटीग्रल अवस्था है, जहां संगीतकार सचमुच में राइड कर रहा होता है। ये सीखने की प्रक्रिया का एक बिल्कुल अलग ही नक्शा पेश करता है, बहुत दिलचस्प। अब स्रोत ये भी बताते हैं कि संगीत सीखना केवल उंगलियों या शरीर का खेल नहीं है, ये मस्तिष्क के लिए भी एक जबरदस्त कसरत है। इसके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत इस बात पर जोर देता है कि संगीत सीखना और वाद्ययंत्र बजाना मस्तिष्क के कई क्षेत्रों को एक साथ सक्रिय करता है, एक सिम्फनी की तरह। अच्छा, कौन कौन से क्षेत्र? कई हैं, जैसे हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा जो शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, मोटर कॉर्टेक्स, और जो संतुलन और समय का ध्यान रखता है, सेरिबेलम। ये वाद्ययंत्र को संभालने, सही समय पर सही हरकत करने और गति की सटीकता के लिए जिम्मेदार हैं। ये तो अपेक्षित था। हाँ, फिर वो हिस्सा है जो ध्वनि को संसाधित करता है, श्रवण कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये वाद्ययंत्र से आने वाली आवाज को समझता है और इसी के आधार पर हम अपनी अगली क्रिया को एडजस्ट करते हैं। वो प्रतिक्रिया चक्र याद है? हाँ बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण हिस्सा स्थानिक अस्थायी तर्क से जुड़ा है, स्पेशल टेम्पोरल रीजनिंग। ये दाहिने पार्श्विका लोब, राइट पैराइटल लोब में होता है,
और दिलचस्प बात यह है कि यहीं पर संगीत और गणित की समझ के केंद्र भी होते हैं। अरे वाह, संगीत और गणित का कनेक्शन। हाँ, ये पैटर्न पहचानने, लय को समझने और संगीत के ढांचे को महसूस करने में मदद करता है। इसके अलावा योजना बनाने, ध्यान केंद्रित करने और भावनाओं को नियंत्रित करने वाले हिस्से जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स भी सक्रिय होते हैं, खासकर प्रदर्शन के दौरान। फोकस के लिए। बिल्कुल। और हाँ, भावनाओं और प्रेरणा से जुड़े हिस्से लिम्बिक सिस्टम जैसे जुनून, उत्साह, आनंद भी पूरी तरह शामिल होते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया को ऊर्जा देते हैं। तो मतलब ये पूरे मस्तिष्क का व्यायाम है, ये सिर्फ मांसपेशियों की ट्रेनिंग नहीं है। निश्चित रूप से ये गतिशील मस्तिष्क गतिविधि साफ दिखाती है कि संगीत सीखना ज्ञान के निष्क्रिय अधिग्रहण, पैसिव एक्विजिशन जैसे किताब पढ़ना की तरह नहीं है। ये सक्रिय ज्ञान हस्तांतरण, एक्टिव नॉलेज ट्रांसफर का एक शक्तिशाली रूप है, जिसमें शरीर, इंद्रियां और मस्तिष्क एक साथ पूरी तरह से शामिल होते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात पर ध्यान जाता है। वाद्य यंत्रों को केवल बेजान वस्तु न मानकर प्रतिक्रियाशील ज्ञान वस्तुएं, रिएक्टिव नॉलेज ऑब्जेक्ट्स मानना। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं, शायद कुछ उदाहरणों के साथ? हाँ, ये विचार म्यूजिक राइटर लर्नोग्राफी के केंद्र में है। वाद्ययंत्र सिर्फ एक माध्यम नहीं है जिससे ध्वनि निकलती है, ये सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार है, एक एक्टिव पार्टनर। हाँ, स्रोत कुछ बहुत अच्छे उदाहरण देता है। जैसे सोचिए पियानो की चाबियों के बारे में। जब आप एक चाबी दबाते हैं तो आपको दो तरह की तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है। दो तरह की? हाँ, एक तो स्पर्शनीय टैक्टाइल फीडबैक, चाबी का वजन, उसका नीचे जाना, कंपन, और दूसरी श्रवण ऑडिटरी फीडबैक, यानी पैदा होने वाली ध्वनि। ये प्रतिक्रिया आपको बताती है कि आपने चाबी सही ढंग से दबाई या नहीं, कितनी जोर से दबाई वगैरह। या गिटार का उदाहरण लें, जब आप तार छेड़ते हैं तो कंपन आपकी उंगलियों से होकर गुजरता है और ध्वनि आपके कानों तक पहुंचती है। ये तत्काल प्रतिक्रिया आपको तार के तनाव, उंगली की स्थिति, ध्वनि की गुणवत्ता के बारे में जानकारी देती है। सही। इसी तरह ड्रम बजाने से समय, टाइमिंग, बल पर नियंत्रण, फोर्स कंट्रोल और लय के साथ तालमेल, रिदम सिंक्रोनाइजेशन की गहरी समझ विकसित होती है, क्योंकि ड्रम की आवाज तुरंत बताती है कि आपकी स्टिक सही समय पर, सही जगह और सही जोर से पड़ी या नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अलग अलग वाद्य यंत्र अपनी अलग प्रतिक्रियाओं के कारण हमें अलग अलग तरह से सिखाते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हर वाद्य यंत्र का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी एक प्रतिक्रिया देने का तरीका होता है। उसकी बनावट, उसकी सामग्री, वो कैसे ध्वनि उत्पन्न करता है, ये सब सीखने के अनुभव को प्रभावित करते हैं। स्रोत के अनुसार यही प्रतिक्रिया का चक्र, वो रिएक्शन रिस्पॉन्स साइकिल, संगीतकार के तंत्रिका तंत्र को लगातार प्रशिक्षित करता है, उसे ढालता है और कौशल को निखारता है। आप वाद्य यंत्र की भाषा समझना सीखते हैं। ये बहुत मायने रखता है। अब स्रोत ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयामों 7 डायमेंशंस ऑफ नॉलेज ट्रांसफर का भी जिक्र करता है, जो ब्रेन पे सिद्धांत से आते हैं। ये क्या है और संगीत सीखने में इसकी क्या भूमिका है? ये थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, ये ब्रेन पे सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे सरल तरीके से समझा जा सकता है। ये 7 आयाम असल में ज्ञान को मस्तिष्क में स्थापित करने और उसे इस्तेमाल करने के 7 अलग-अलग तरीके हैं। सीखने के औजार जैसे? हाँ, बिल्कुल। सीखने के अलग-अलग औजार समझिए। स्रोत बताता है कि संगीत सीखने में ये सभी आयाम काम आते हैं। जैसे एक आयाम है परिभाषा स्पेक्ट्रम, डेफिनेशन स्पेक्ट्रम। ये संगीत के प्रतीकों, नोट्स, ताल वगैरह की परिभाषाओं को समझने जैसा है, बुनियादी ज्ञान। फिर है फंक्शन मैट्रिक्स। ये समझने जैसा है कि अलग-अलग कॉर्ड्स या स्केल्स का संगीत में क्या काम है, वे कैसे एक साथ फिट होते हैं। अच्छा। एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है ब्लॉक सॉल्वर। ये मुश्किल हिस्सों या गानों को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़कर अभ्यास करने की क्षमता है, जो हमने डिफरेंशियल रनोग्राफी में देखा था। हाँ, वो हिस्सों में तोड़ना। बिल्कुल। एक और है टास्क फॉर्मेटर। ये नियमित अभ्यास, पैटर्न दोहराने और तकनीकों को मजबूत करने से जुड़ा है। प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। स्रोत हिप्पोकैम्पस का भी उल्लेख करता है, जो हमारी एपिसोडिक मेमोरी यानी यादों का उपयोग करके धुनों या तकनीकों को याद रखने में मदद करता है। याददाश्त से जुड़ा हुआ। हाँ। फिर है मॉड्यूल बिल्डर, जो नई धुन बनाने या मौजूदा संगीत को अपनी तरह से व्यवस्थित करने जैसा है, मतलब रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। और अंत में है डार्क नॉलेज। ये वो गहरी, सहज महारत है जो सौलों के अभ्यास से आती है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है, वही ऑटोमेटिसिटी। तो ये 7 आयाम मिलकर सीखने को ज्यादा व्यवस्थित और प्रभावी बनाते हैं।
ज्यादा स्ट्रक्चर्ड। बिल्कुल, ये आयाम आधारित ढांचा अभ्यास को सिर्फ रटने की जगह एक संरचित मस्तिष्क के अनुकूल प्रक्रिया बनाता है, एक ब्रेन फ्रेंडली प्रोसेस। ये सीखने को बनाए रखने, रिटेंशन, रचनात्मकता को बढ़ाने और आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करता है। और इसमें भावना, इमोशन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण बताई गई है। भावनाएं कैसे? जब हम संगीत से जुड़ते हैं तो डोपामाइन जो हमें प्रेरित करता है, खुशी देता है, एमिगडाला जो भावनात्मक यादें बनाता है, और मिरर न्यूरॉन्स जो हमें दूसरों को देखकर सीखने में मदद करते हैं, ये सब सक्रिय होते हैं। भावनाएं सीखने को गहरा, यादगार और सार्थक बनाती हैं, मीनिंगफुल लर्निंग। ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि इस राइडर दृष्टिकोण का शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर संगीत सिखाने में, क्या व्यवहारिक उपयोग हो सकता है? क्या स्कूलों या संगीत अकादमियों में इसे लागू करने के कुछ तरीके हैं? हाँ, स्रोत इस बारे में कई ठोस सुझाव देता है जो पारंपरिक तरीकों से थोड़े अलग हो सकते हैं। मूल विचार यह है कि सीखने को ज्यादा शारीरिक, ज्यादा इंटरैक्टिव और वाद्ययंत्र केंद्रित बनाया जाए। कैसे? कुछ उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे पहले दिन से हाथों हाथ अभ्यास, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस फ्रॉम डे 1। थ्योरी जरूरी है, लेकिन वाद्य यंत्र को छूने, महसूस करने और उससे आवाज निकालने का अनुभव शुरुआत से ही मिलना चाहिए। छात्रों को अपने वाद्य यंत्रों की सवारी करने का मौका देना, उन्हें शारीरिक रूप से उसका पता लगाने देना, उसके साथ प्रयोग करने देना, ये देखने देना कि अलग-अलग तरह से छूने या बजाने पर कैसी प्रतिक्रिया मिलती है। एक्सप्लोरेशन एक तरह से। बिल्कुल, एक्सप्लोरेशन, शारीरिकता पर जोर, सही मुद्रा, पोस्चर, हाथ की सही स्थिति, सांस पर नियंत्रण, खासकर हवा वाले वाद्य यंत्रों के लिए, और समय, टाइमिंग पर शुरू से ध्यान देना, क्योंकि ये राइडिंग के मूल तत्व हैं। वाद्य यंत्र की भाषा सिखाना, छात्रों को वाद्य यंत्र से मिलने वाली प्रतिक्रिया, ध्वनि, स्पर्श, कंपन का निरीक्षण करने और उसकी व्याख्या करने के लिए प्रशिक्षित करना। इसे स्रोत ऑब्जेक्ट लैंग्वेज इंटरैक्शन कहता है। मतलब सुनो और समझो कि वाद्य यंत्र क्या कह रहा है। हाँ, सुनो, जब तुमने ऐसे बजाया तो आवाज कैसी आई, क्या महसूस हुआ, इस तरह के सवाल है। लयबद्ध अभ्यास, प्रतिक्रिया के प्रति जागरूकता और समय की सटीकता बनाने के लिए रिदमिक एक्सरसाइजेस का उपयोग करना, जैसे मेट्रोनोम के साथ बजाना या समूह में एक साथ लय साधना। ज्ञान के 7 आयामों का उपयोग। अभ्यास को डिजाइन करते समय इन आयामों को ध्यान में रखना ताकि सीखने के सभी पहलू कवर हों, परिभाषा से लेकर रचनात्मकता और सहजता तक। मतलब एक बैलेंस्ड अप्रोच। हाँ। और अभ्यास सत्र के बाद चिंतन का समय देना, छात्रों को सोचने देना कि उनके शरीर और वाद्य यंत्र ने कैसे बातचीत की, क्या अच्छा काम किया, कहाँ सुधार की जरूरत है। और हाँ, संगीत सीखने को अन्य विषयों से जोड़ना, गणित, लय पैटर्न, भौतिकी, ध्वनि, कंपन, शारीरिक शिक्षा, समन्वय, मोटर कौशल, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। बिल्कुल। और संगीत सत्रों का उपयोग भावनात्मक जागरूकता के लिए भी करना। ये तो संगीत शिक्षा को देखने का एक बहुत ही समग्र, होलिस्टिक तरीका लगता है। हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो इस पूरी चर्चा और स्रोत सामग्री से जो मुख्य निष्कर्ष निकलते हैं वे ये हैं। पहला, संगीत सीखना केवल दिमागी कसरत नहीं बल्कि एक शारीरिक ज्ञान हस्तांतरण है, एम्बॉडीड नॉलेज ट्रांसफर। दूसरा, वाद्ययंत्र निष्क्रिय उपकरण नहीं बल्कि प्रतिक्रियाशील वस्तुएं हैं, रिएक्टिव ऑब्जेक्ट्स, जो सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आकार देती हैं। सही। तीसरा, यह प्रक्रिया मस्तिष्क के मोटर और संज्ञानात्मक सर्किट दोनों को गहराई से सक्रिय करती है। चौथा, ब्रेन पेज सिद्धांत के 7 आयाम संगीत सीखने की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, जो इसे व्यवस्थित बनाते हैं और प्रभावी भी। हाँ। पांचवा, ये भावनात्मक समझ और कार्यकारी कार्यप्रणाली, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जैसे ध्यान, योजना, आत्मनियंत्रण को बढ़ाता है। छठा, संगीत सीखने से प्राप्त कौशल जैसे अनुशासन, प्रतिक्रियाशीलता, पैटर्न पहचान अन्य क्षेत्रों में भी हस्तांतरणीय है, ट्रांसफरेबल स्किल्स। अच्छा। और सातवां, इसके संगीत शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं जो ज्यादा व्यावहारिक, आकर्षक और मस्तिष्क के अनुकूल शिक्षण विधियों का सुझाव देते हैं। ये सब इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे संगीतकार का शरीर, उसका वाद्य यंत्र और उसके तंत्रिका सर्किट अभ्यास के माध्यम से धीरे धीरे एक एकीकृत एकल प्रणाली बन जाते हैं, वन इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो आज हमने देखा कि संगीत सीखना महज नोट्स याद करना या तकनीकें रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक शारीरिक इंटरैक्टिव राइड है, एक ऐसी यात्रा जिसमें शरीर, मन और वाद्य यंत्र एक होकर संगीत रचते हैं।
ये यात्रा डिफरेंशियल लर्नोग्राफी से शुरू होती है, जहां कौशल के छोटे छोटे हिस्सों को अलग सचेत रूप से सीखा जाता है। फिर ये इंटीग्रल लर्नोग्राफी की ओर बढ़ती है, जहां ये हिस्से मिलकर एक सहज प्रवाहमयी प्रदर्शन बन जाते हैं। हाँ, वो इंटीग्रेशन, और अंततः ये ऑटोमेटिसिटी या सहज महारत की ओर ले जाती है, जहां संगीतकार बिना सोचे समझे दिल से राइट करता है। जैसा कि स्रोत का नारा है, जो इस पूरे विचार को खूबसूरती से समेटता है, लय की सवारी करें, ध्वनि को आकार दें, संगीत के साथ सीखें। राइट द रिदम, शेप द साउंड, लर्न विद म्यूजिक। बहुत बढ़िया है ना? या ये बिल्कुल सही सारांश है। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, एक सोचने वाली बात। क्या? अगर संगीत वाद्य यंत्रों के साथ इस राइडर वाली गतिशीलता को समझना संगीत में महारत हासिल करने में इतना मददगार है, जैसा कि स्रोत बताता है, हाँ, तो क्या ये सिद्धांत केवल संगीत, घुड़सवारी या सर्फिंग जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या क्या ये अन्य जटिल मोटर कौशल सीखने पर भी लागू हो सकता है, जहां इंसान और किसी उपकरण या सिस्टम के बीच गहरा प्रतिक्रियाशील तालमेल चाहिए होता है? सोचिए, क्या ये सर्जरी जैसे नाजुक काम में उपयोगी हो सकता है, जहां सर्जन को अपने औजारों और मरीज की शरीर की प्रतिक्रिया को लगातार महसूस करना होता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। या उच्च स्तरीय एथलेटिक्स में, या शायद जटिल कोडिंग या डिजाइनिंग में भी, जहां टूल या सॉफ्टवेयर के साथ एक सहज प्रवाह बनाना पड़ता है। ये एक दिलचस्प संभावना है। हाँ, यह कुछ ऐसा है जिस पर आगे और विचार किया जा सकता है कि कैसे राइडर बनने का यह सिद्धांत सीखने और महारत हासिल करने के नए आयाम खोल सकता है कई अलग-अलग क्षेत्रों में।